हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। मैं इस वीडियो में आपको पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले भी वीडियो मैंने बना चुकी हूँ जिसमें मैं आपको इंग्लिश में इन सब चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं ये वीडियो जो है हिंदी में बना रही हूँ। इसमें भी मैं आपको यही बताऊँगी 2D फॉर्म और 3D फॉर्म क्या होते हैं, इनके क्षेत्रफल और आयतन किस तरीके से बनते हैं। तो 2D फॉर्म में वो फॉर्म आ जाते हैं जिसमें हम कोई चीज़ फिल नहीं कर सकते, मैं कोई चीज़ भर नहीं सकते। अब ये सारे जो हैं शेप ये हमारे 2D फॉर्म में हैं। जैसे पहला है वृत्त, वर्ग, आयत और त्रिभुज। वृत्त जो सामने से देखने में गोल होता है, वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं इसको ए मान लूँ तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। अब ये है आयत, आयत की आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। अगर मैं इसे एल मानूंगी तो ये एल होगा, इसे बी मानूंगी तो ये बी होगा, यानी कि आमने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं बराबर होती है। और ये होता है त्रिभुज। इन्हीं में अगर हाइट ऐड कर दी जाए, कहने का मतलब ये है कि ये अगर एक वर्ग है, इस वर्ग के ऊपर मैंने एक और वर्ग रखा, फिर एक और वर्ग, फिर एक और वर्ग, अगर हम रखते जाएंगे तो कुछ ना कुछ हाइट गेन कर देगा। और वो किस फॉर्म में बन जाएगा? 3D फॉर्म में। जैसे मैं इन्हीं के आपको 3D फॉर्म बनाकर दिखाती हूँ। ये 3D फॉर्म, जैसे ये वृत्त है, वृत्त अगर कोई हाइट गेन कर देता है तो वो बन जाता है आपका बेलन। ऊपर ये वृत्त के शेप में होगा, नीचे भी वृत्त के जैसा ही होगा एकदम। और ये कुछ हाइट गेन कर देता है तो ये बन जाता है बेलन। इसी तरीके से जैसे ये यहाँ पे ये आपका वर्ग है, वर्ग में भी अगर कुछ हाइट अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका घन। इसमें जैसे वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो इसकी जो ऊंचाई आती है वो ऊंचाई भी जो होती है बराबर होती है और इसके सारे साइड्स बराबर हो जाते हैं। अब ये बन जाता है आपका घन। घन में अगर हम देखें तो इसकी लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी, और ये जो ऊंचाई आ रही है, जो हाइट आई है, वो भी क्या होगी? ए ही होगी। इसी तरीके से जो ये आयत है, आयत का जो 3D फॉर्म बन जाता है वो बन जाता है घनाभ। ये जो घनाभ है इसमें भी कुछ ना कुछ हाइट जो है आपकी वो ऐड हो जाती है। जैसे ये तो है, ये जो साइड है वो तो आपका एल था, ये जो साइड है वो है बी, और ये जो आ जाता है ये आता है हाइट, यानी कि ऊंचाई। कुछ ना कुछ इसकी ऊंचाई आ जाती है। अब बात आती है कि हम इसमें क्या चीज़ें माप सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं माप सकते हैं। जैसे कि ये 2D शेप्स हैं, यानी कि ये जो आकृति दी हुई है हम इसमें क्या माप सकते हैं, और जो 3D है इसमें हम क्या माप सकते हैं। जब बात आती है 2D शेप की, तो 2D शेप में हम इनका परिमाप और क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसे ये वृत्त है, पहले मैं वर्ग के बारे में बता दूं तो वर्ग में परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का जोड़ होता है। मतलब जितना भी आउटसाइड ये एरिया है, मतलब जितना भी ये साइड की जितनी भी लेंथ है आपकी, इन सभी का जोड़ जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका परिमाप। तो अगर हम इस साइड को देखें, मतलब इस भुजा को देखें, तो ये भुजा है ए और ये वाली भुजा भी है ए, इसे भी जोड़ेंगे ए, और साथ साथ में ये भी आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ए। सारे ए को जोड़ेंगे तो एक ए, दो ए, तीन ए, चार ए, सारे मिलकर कितने बन जाएंगे? 4 ए। तो जो वर्ग का परिमाप हो जाता है वो होता है 4 ए। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल, तो अगर मान लो कि ये ए है, इसके ऊपर मैं एक और लाइन उसी के नाप की रख दूं, फिर एक और लाइन, फिर एक और लाइन, ऐसे करते 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 मैं इस पर बहुत सारी लाइन रख दूं, यानी कि जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ था उतना ही मैं इधर भी रख दूं। तो आप इसे क्या करोगे कि जितनी लाइन इधर है हमने उतनी ही लाइन इधर रखी है, तो उतने से गुणा कर देंगे तो कितना क्या निकल जाएगा? इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, ए गुणे में ए, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आ जाता है वो आता है ए स्क्वायर, यानी कि इसको वर्ग बोलते हैं हिंदी में। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। इसी तरीके से जब बात आती है आयत की, तो हम आयत के परिमाप के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब मैं बता रही हूँ आपको आयत का परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? जितने भी बाहर की ये जो भुजाएं हैं इन सभी का जोड़ जो होता है वो होता है आपका परिमाप। तो आयत का परिमाप हो जाएगा एल प्लस में ये वाला भुजा, बी प्लस ये वाली भुजा,
L, फिर ये वाली भुजा क्या हो जाएगी B। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 L दिखाई दे रहे हैं और 2 B दिखाई दे रहे हैं, तो हम L प्लस L कर देंगे तो ये 2 L हो जाएंगे और B प्लस B कर देंगे तो ये भी 2B हो जाएगा। अब B के साथ भी 2 है और L के साथ भी 2 है, तो हम इन दोनों में से 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा L प्लस में B। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या बन जाता है, 2L प्लस में B। जब बात आती है इसके क्षेत्रफल की, तो यहाँ पर ये लंबाई है और इस पर अगर मैं कुछ इसी की लंबाई के शेप में कुछ रखती चली जाऊँ इस तरीके से और उस किसी कम ब्रेथ तक रखूँ, मान लो इसकी लंबाई थी 10 और मैंने इसको 8 तक ही रखा, 8 बार, मतलब ये 10 वाली जो लाइन है उसको मैंने 8 बार यहाँ तक रखा, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या कर देते हैं, L गुणे में B, तो ये बन जाता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। अब इसी के साथ बात जब आती है त्रिभुज की, तो हम त्रिभुज के परिमाप के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिमाप में क्या होता है, सभी भुजा का जोड़। अगर मैंने माना ये A है, ये B है और ये C है, तो सभी भुजा का जोड़ क्या हो जाएगा, परिमाप। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप जो होता है A प्लस B प्लस C, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज, अब त्रिभुज भी बहुत तरीके के होते हैं, तो मैं इसका जो वीडियो है अलग से बना दूंगी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और सभी का परिमाप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसके लिए इतना ही कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो A प्लस B प्लस C होता है। जब बात आती है त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने आयत बना दिया, अब आयत में ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, L लंबाई B चौड़ाई। अगर मैं इसको यहाँ से आधा कर दूँ, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसे छुपा दूँ तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, अगर इधर से ना देखें तो ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अभी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू में B, और मैंने इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये एक बन गया है त्रिभुज और ये भी बन गया है त्रिभुज। तो अगर मैं सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करूं, तो L और B है, इस पूरे आयत का आधा कर दिया मैंने, तो यहाँ पे भी हम इस LB का क्या कर देंगे, आधा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे में L गुणे में B। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब बात आती है वृत्त की। तो वृत्त का परिमाप का मतलब भी है कि इसके जो ये पूरा ये साइड में जितना भी लेंथ है, मतलब जितनी लंबाई है, उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त का परिमाप। अब जो ये वृत्त है, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने ज़मीन पर एक धागे को रख करके एक वृत्त बनाया और उस धागे को हम उठा करके देखते हैं और पूछते हैं कि इस धागे की लंबाई कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप फाइंड करेंगे। तो वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr। और जब बात आती है क्षेत्रफल की, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब देखिए, इन्हीं से ये 2D फॉर्म से 3D फॉर्म बनते हैं। ये 2D फॉर्म है, ये इसका 3D फॉर्म है, ये 2D फॉर्म है, ये इसका 3D फॉर्म है। अब 2D का मतलब आप इसके अंदर कोई भी चीज़ भर नहीं सकते हो, लेकिन जब बात आती है इनके 3D फॉर्म की, तो हम इसके अंदर कुछ ना कुछ भर सकते हैं। जैसे आता है ये बेलन। बेलन के उदाहरण में जैसे मैं ये एक कैप ले लेती हूँ कि ये किसी बॉटल का कैप है, तो ये कौन सा शेप में है, ये बेलन के शेप में है। बेलन में क्या होता है कि इसकी हाइट जो होती है वो बराबर होती है, इक्वल हाइट में। ये ऊपर से सर्कल शेप में होता है, मतलब वृत्त के शेप में होता है, नीचे भी वृत्त के शेप में होता है। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब बेलन का जो है आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अब बात आती है ये घन, तो ये होता है घन। आपने अब देखा होगा लूडो खेलने टाइम एक पासा जो होता है, ये क्या होता है, सभी तरफ से बराबर होता है। तो ये कौन सा शेप में है, मतलब कौन सी आकृति है ये, तो ये घन की आकृति है। इसी तरीके से जब बात आती है क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो अलग अलग होती है। तो मैंने ये एक डिब्बा ले लिया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और यहाँ से देखेंगे आप ऊंचाई, तो ये अलग है। तो ये कौन से शेप में है, ये घनाभ के शेप में है। अब 2D से 3D में क्या डिफरेंट है कि आप इसमें कोई चीज़ भर नहीं सकते, बट आप इसमें कोई ना कोई चीज़ भर सकते हैं। जैसे कि ये कैप है, अगर मैं कहूँ इसमें मुझे मिल्क भरना है, मतलब दूध भरना है, तेल है, पानी है या रेत भरनी है, तो इसके अंदर मैं कितनी चीज़ें भर सकती हूँ, इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, इसका आयतन फाइंड करते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे 2D शेप में, तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है 3D आकृति की, मतलब 3D फॉर्म की, तो इसमें आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं
और आप इसका आयतन निकाल सकते हैं। आप 3D शेप का परिमाप नहीं निकाल सकते और 2D शेप का हम जो है आयतन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम इनमें कुछ चीज़ भर नहीं सकते। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, मतलब एक दूसरे से इनमें संबंध है और कैसे हम इनका परिमाप से क्षेत्रफल बनाएंगे, क्षेत्रफल से आयतन बनाएंगे। तो एक एक करके मैं आपको ये जो फॉर्मूले हैं एक साथ समझाऊंगी। अब बात आ जाती है वृत्त की। तो वृत्त का परिमाप जो है बेलन का क्षेत्रफल बन जाएगा और वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये इसका आयतन बन जाएगा। कैसे? तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr। हम आ जाते हैं बेलन पे। तो बेलन का जो होता है क्षेत्रफल, मैं इसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। क्षेत्रफल जो होता है 2πr तो था ही क्या? वृत्त का परिमाप। अब मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया 2πr। अब क्या करता है कि जो 2D फॉर्म होता है वो 3D में कन्वर्ट होता है, तो वो कुछ हाइट गेन कर लेता है, मतलब यहाँ पे कुछ इसकी ऊंचाई आ जाती है। तो इस ऊंचाई को अगर हम इसके साथ गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πrh। ठीक है। जब बात आती है इसके आयतन की, तो आयतन यानी कि हम इसमें कोई जितनी भी चीज़ें भर सकते हैं, इसके लिए हम इसका क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। और ये जितनी जगह घेर रहा है, मतलब मैंने अगर ये कैप है, इस कैप को इस ज़मीन पे यहाँ रख दिया है, ये कितनी जगह घेर रहा है उसके लिए हम क्या निकालते हैं? इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। और इसके अंदर मैं कितनी चीज़ें भर सकती हूँ इसके लिए हम इसका क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया क्षेत्रफल के बारे में। अब आयतन, आयतन क्या है? जो इसका क्षेत्रफल दिया है वो इसका क्या बन जाएगा? आयतन बन जाएगा। कैसे? तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं आयतन। आयतन के लिए इसका क्षेत्रफल क्या है? πr²। तो हम इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे πr²। और अभी जैसे मैंने इसमें बताया आपको कि बेलन में क्या है कि हमने 2πr को h से गुणा कर दिया, क्या बन गया? क्षेत्रफल। इसी तरीके से जो ये इसका क्षेत्रफल होता है आयतन में जब बदलता है तो हम इसको हाइट से यानी कि ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो जब हम वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? बेलन का आयतन, πr²h। ठीक है। अब इसी तरीके से हम घन के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरीके से हम घनाभ के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो मैं ये क्षेत्रफल बता रही हूँ ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग से मैं आपको आगे इसी वीडियो में बता दूंगी। और जहाँ पे आप बुक वगैरह में भी देखोगे कहीं लिखा रहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कहीं लिखा रहता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दोनों बात सेम ही है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लगाएंगे, यही फॉर्मूला आएगा। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। अब बात आती है घन की। घन में क्या है? हमारा वर्ग से ही घन बना था, तो वर्ग का परिमाप घन का क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल इसका क्या बन जाएगा? आयतन। तो अब हम क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ लेते हैं दोनों। तो अब आते हैं हम इसके क्षेत्रफल पे, किसके? घन के क्षेत्रफल पे। तो हमने यहाँ पढ़ा था इसका परिमाप क्या है? 4a। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसके क्षेत्रफल में 4a। और मैंने आपको बताया अभी कि जब ये 2D से 3D फॉर्म में आता है तो ये कुछ ना कुछ हाइट ले लेता है और इसकी हाइट भी क्या है? वो a ही है। तो हम इसे a से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4a²। ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम a को a में प्लस करते हैं तो वो 2a बनता है, लेकिन जब हम a को a से गुणा करते हैं तो वो a² बनता है, यानी कि a का वर्ग बन जाएगा। इसलिए मैंने a को a से यहाँ गुणा किया तो ये बन गया a²। अब बात आती है इसकी आयतन की। आयतन में हमने क्या किया था बेलन में कि हमने वृत्त के क्षेत्रफल को h से गुणा कर दिया और हमारा बेलन का आयतन आ गया। इसी तरीके से हम वर्ग के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो वर्ग घन का क्या आ जाएगा? आयतन। तो यहाँ पे था a²। देखो यहाँ पे है क्षेत्रफल a²। अब हम इस a² को क्या करेंगे? इसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे और इसकी ऊंचाई भी क्या है? a ही है। तो a से हम इसे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे a की जो पावर है 2 है और यहाँ पे जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 मानते हैं, तो a की पावर 2 है और यहाँ पे a की पावर 1 है। तो यहाँ पे a की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हमारा घन का आयतन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? a³ यानी कि a का घन। अब आते हैं हम घनाभ पे। जब घनाभ, अब ये घनाभ जो है आपका किससे रिलेटेड है? आयत से रिलेटेड है। मतलब आयत और इसका दोनों का आपस में संबंध है। तो मतलब इस तरीके इसके
परिमाप से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इसके क्षेत्रफल से आप इसका आयतन निकाल सकते हैं। कैसे? तो अब मैं इसके क्षेत्रफल के बारे में बता रही हूँ। अब जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल, इसका जो परिमाप है उसका क्षेत्रफल बन जाएगा। परिमाप क्या है इसका? 2l प्लस में b। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ लिखा 2l प्लस में b, ठीक है। अब इसको हम किससे गुणा कर देंगे? ऊंचाई से। इसकी ऊंचाई ये है, तो जो भी उसकी ऊंचाई आएगी इससे हम गुणा कर देंगे, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा 2l प्लस में bh। आप इसको अंदर गुणा करके भी लिख सकते हैं, जैसे 2lh प्लस में bh। तो ये क्या बन जाएगा? 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आपका बन जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल। और ये जो तीनों ही क्षेत्रफल आए हैं ये आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आगे आपको नेक्स्ट पेज पे बता दूंगी वीडियो के आगे। अब बात आती है आयतन की। जब बात आती है घनाभ के आयतन की, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब इसी को हम इसका आयतन बनाएंगे, तो आयतन में क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई तो हमारे पास पहले से थी, अब हम क्या कर देंगे? इसको ऊंचाई से भी गुणा कर देंगे, तो हमारा घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? l इंटू बी इंटू एच। तो ये हो गया हमारा घनाभ का आयतन। इसी तरीके से इसमें एक और शेप आता है जिसे हम कहते हैं शंकु। ये जो हमारा शेप है ये है हमारा शंकु। शंकु जैसे आपने देखा होगा बर्थडे कैप होते हैं, जब हम जो छोटे छोटे बच्चे अपने बर्थडे में कैप लगाते हैं वो हो गया। आइसक्रीम का कोन हो गया। रोड पर भी देखते होंगे, रोड सेफ्टी के लिए रोड के साइड में लगा देते हैं, कोन शेप में होते हैं। तो वो सारे जो होते हैं वो कोन शेप के होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु। अब मैं इसके क्षेत्रफल आयतन के बारे में आपको बताऊंगी। तो शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। तो अब ये पाई आर एल, ये इस एल का मतलब लंबाई से नहीं है, क्या है? तो मैं आपको ये बता दूं। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये जो होता है वृत्त का केंद्र है। सामने से हम देखेंगे ये ऐसे वृत्त जैसा दिखाई देगा, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी पार्ट को छूने वाली जो लाइन होती है, मतलब वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी पार्ट को छूने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो ये जो है ये वृत्त के क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है ये होता है ऊंचाई। ये जो टेढ़ी सी ऊंचाई जा रही है इसे ही हम बोलते हैं l। इसे हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो अब ये जो l है, किसी किसी क्वेश्चन में l नहीं दिया होता है, आपको r दिया होगा, h दिया होगा और आपको क्वेश्चन में l नहीं दिया होगा। तो l निकालने के लिए बोला जाएगा कि l क्या है। तो l निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ये त्रिभुज के बारे में समझा दूं। और भी चैप्टर में आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो मैं अभी ये बता देती हूँ। तो ये जो होता है ये होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये वाली जो साइड होती है, मतलब ये वाली जो भुजा होती है इसे बोलते हैं हम कर्ण, जिसको h से डिनोट करते हैं। ये वाली जो भुजा होती है ये होती है लंब, जिसे हम p से परपेंडिकुलर, p का मतलब परपेंडिकुलर, p से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं आधार, जिसे हम b से डिनोट करते हैं। ये मात्रा नहीं है, b से डिनोट करते हैं। तो हमने और भी चैप्टर में पढ़ा है कि इसका कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसे हम बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम पीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है कि कर्ण निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इन्हें प्लस, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इनके स्क्वायर को प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? कर्ण का स्क्वायर निकल जाता है। इसी तरीके से अगर आप इसमें देखेंगे तो ये दोनों ही सेम से दिखाई दे रहे हैं। तो L की जगह पर क्या लिखा हुआ है? H की जगह पे क्या लिखा हुआ है? P। R की जगह पे क्या लिखा हुआ है? B। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख देंगे। तो L का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा? L के स्क्वायर की जगह यहाँ पे आ जाएगा H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। अगर हमें सिर्फ L निकालना है तो ये स्क्वायर जब हटता है तो सामने वाले पे क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। तो जब आपको क्वेश्चन में R दिया हो, H दिया हो, वो आप यहाँ पे रख करके L का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से एक शंकु क्या क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। अब बात आती है आयतन की। आयतन में क्या होता है? ये जो दिखाई दे रहा है आपको बेलन, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ यहाँ तक, जी
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बेलन के अंदर आपको 3 शंकु दिखाई दे रही होंगी, ये 3 शंकु हैं। तो इस तरीके से जो आयतन होता है बेलन का वो कितने शेप में आप दिखाई दे रहा है, 3 में। तो हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन को 3 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये तो बेलन का आयतन होता ही है, इसे हम क्या कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन। अब मैंने आपको इसमें बेलन, घन, घनाभ और शंकु के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताऊंगी गोला और अर्धगोला क्या होता है। 2 आकृति और है हमारी, एक है गोला और एक है अर्धगोला। गोला और अर्धगोला जो होता है, देखो ये होता है वृत्त, जो ये सामने से देखने में गोल होता है, लेकिन जब बात आती है गोले की तो पूरी तरीके से गोल होता है। जैसे ये कंची आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, तो ये पूरी तरफ से गोल है का मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, गोला। लेकिन जो सामने से देखने में सिर्फ गोल होता है उसे हम बोलते हैं वृत्त। वृत्त जो होता है सिर्फ सामने से देखने में गोल होता है, लेकिन जब बात आती है गोला की, तो ये देखो अगर हम इधर से बनाएं तो ये इधर से भी गोल है, ये यहाँ से भी गोल है, एक तो यहाँ से गोल है ही, फिर वो ऐसे भी गोल होगा, ये भी गोल है और इधर से भी गोल है। तो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब ये वृत्त गोले में परिवर्तित हो जाता है तो ये चारों तरफ से गोल दिखाई देता है, सभी तरफ से गोल है, ये सिर्फ सामने से देखने में ही गोल नहीं है, चारों तरफ से गोल है। तो इसीलिए जब बात आती है गोले के क्षेत्रफल की तो हम यहाँ लिखते हैं गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है, ये वृत्त से ही संबंधित होता है। तो गोले का क्षेत्रफल ये तो पाई आर स्क्वायर है ही वृत्त का क्षेत्रफल, और ये चारों तरफ से गोल होता है, इसलिए हम इसे 4 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे गोले का क्षेत्रफल। और एक गोला एक ऐसा शेप है जिसका कुल क्षेत्रफल अलग से नहीं होता है। आप ये कह सकते हो कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये सब इसका बराबर ही होता है गोले का। अब बात आती है गोले की आयतन की, तो गोले का आयतन जो होता है वो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसी का गोले का जब हम आधा कर देते हैं, मान लीजिए आपके पास एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल को बीच में से आपने काट दिया, तो वो जो बन जाता है वो बन जाता है अर्धगोला, कुछ इस तरीके से, ऐसे ये बन जाता है अर्धगोला। अब ये अर्धगोला जो है हमने इस गोले का आधा कर दिया तो क्या बन गया, अर्धगोला। तो अब इसके क्षेत्रफल को भी हम आधा कर देंगे, आयतन को भी आधा कर देंगे, तो हमारे गोले की जगह अर्धगोले का आयतन आ जाएगा और गोले के क्षेत्रफल की जगह अर्धगोले का क्षेत्रफल आ जाएगा और गोले के आयतन की जगह अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा, इसका तो है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर हम इसे 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है आयतन की, तो आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 है, यहाँ पे हमने लिख लिया 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको हम किससे भाग दे देंगे, 2 से, 2 से ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2। तो अर्धगोले का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारे गोले का आयतन। अब मैं आपको इन सभी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी क्षेत्रफल बताए हैं, चाहे वो मैंने बेलन का बताया, वो घन का बताया, वो घनाभ का बताया, या मैंने अर्धगोले का बताया, ये सारे आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं। अब मैं इनके बताऊंगी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। लेकिन गोले का कोई भी अलग से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। जब मैं इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आपको समझाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग से क्यों नहीं होता है। अब बात आती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब जैसे मैंने अभी आपको बेलन के बारे में बताया था, तो बेलन में क्या होता है वो मैंने आपको बताया, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। अब मैं आपको बताऊंगी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने आपको क्षेत्रफल क्या बताया, तो क्षेत्रफल था 2 पाई आर एच। जब बात आती है कुल पृष्ठीय, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो क्या बन जाता है। अब देखो, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात होती है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सिर्फ ये वाला एरिया होता है, मतलब जो ये चारों साइड ऐसे ये जो गोल दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जब बात आती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो उसमें ये ऊपर वाला एरिया यानी कि ये टॉप जो होता है वो और ये बॉटम जो होता है ये दोनों ही इसमें इंक्लूड हो जाता है।
तो आपका बनता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आप इसे ऊपर वाले एरिया को देख रहे होंगे, मतलब ऊपर वाली जो जगह है वो कैसे दिखाई दे रही है, एक वृत्त के शेप में दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे। नीचे से भी अगर इसे पैक करना है, नीचे से भी ढकना है, तो हम एक और वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाता है पाई आर स्क्वायर। नीचे और ऊपर दोनों तरफ से अगर वो बंद है तो हम एक पाई आर स्क्वायर ऊपर के लिए ऐड कर देते हैं और पाई आर स्क्वायर नीचे के लिए ऐड कर देंगे। दोनों के लिए ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, और यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें से देखेंगे ध्यान से, तो 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, लेकिन इसमें आर कितनी बार है, 2 बार है। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया 2 पाई आर। इसमें से 2 पाई आर बाहर चला गया तो क्या बच गया, सिर्फ एच। इसमें से 2 पाई आर बाहर चला गया तो यहाँ पे तो आर 2 बार था, तो एक बार आर यहीं पे बच जाएगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर। अब इसी तरीके से जब बात आती है घन की, तो घन में हमने क्या पढ़ा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था। तो घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था वो था 4a स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मैं यही ले लेती हूँ, ये है एक पासा, तो पासा का ये वाला साइड बन लिया, इसका और इसके नीचे वाले का क्षेत्रफल। तो ये जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इसमें ये भी जोड़ दें और ये भी जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर कहने का मतलब मेरा ये वाला जो साइड है ना, ये सारी साइड मैंने ये ले ली, मतलब ये वाला साइड है, एक ये वाला साइड है और एक ये वाला साइड है और एक ये वाला साइड है, ये चारों मैंने अगर ले लिया तो ये बनता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं वो पीछे वाला साइड भी और ये आगे वाला साइड भी इसमें जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसकी जो साइड होती है ए होती है और ये भी ए होती है, तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल लूँगी तो ए गुणे में ए आएगा, पीछे वाले का भी ए गुणे में ए आएगा। तो हमने यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया। क्यों ए का स्क्वायर आया, क्योंकि अगर हम इसका क्षेत्रफल लेंगे तो ए गुणे में ए आएगा, जिसकी वजह से ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसमें जोड़ देंगे तो 4a स्क्वायर प्लस में 1a स्क्वायर प्लस में 1a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6a स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी बॉक्स में ऐसा दे दिया जाता है कि वो ऊपर से खुला हुआ है, सिर्फ नीचे से बंद है, ऊपर से खुला हुआ है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ नीचे वाला जोड़ लोगे, ऊपर वाला नहीं जोड़ेंगे। अगर यानी कि 5 भुजा का आपका निकालना है, 5 भुजा का, तो उसके लिए आप करोगे 4a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर हो जाएगा 5a स्क्वायर। तो ये 5 साइड का आ जाएगा। जैसे कि घन शेप में ही कोई एक आपको कमरा दिया है, कमरे की जो चारों दीवारें हैं उस पर पेंट कराना है, छत पे जो है वो पेंट कराना है, तो पेंट कराने का पूरा जो क्षेत्रफल निकालना है तो वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसी तरीके से हम घनाभ पे आते हैं, घनाभ में भी इसी तरीके से करते हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमने ये ले लिया, बना लिया यहाँ पे घनाभ। अब घनाभ के बारे में हमने पीछे क्षेत्रफल में पढ़ा था, तो घनाभ का जो क्षेत्रफल था 2 ब्रैकेट में BH प्लस में LH था, ये हमने पढ़ा पीछे फॉर्मूले में। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो ये है L और ये है B, मैंने ये सारी साइड ली, ये वाली सारी साइड, ये वाली, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है और एक ये साइड है, ये चारों साइड का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ये बॉक्स है तो इसके ये वाले साइड का क्षेत्रफल, ये वाले साइड का क्षेत्रफल, ये वाले साइड का क्षेत्रफल और ये वाले साइड का इस वाले साइड का क्षेत्रफल, इन सभी को जोड़ देंगे, मतलब 1 2 3 और ये 4, ये जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इसमें ऊपर वाला ऐड कर देंगे और ये नीचे वाला ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि ये ऊपर वाली जगह है और ये नीचे वाली है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, L इंटू में B, तो जो इसका लगेगा वही पीछे का भी होगा। तो यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा ये 2BH प्लस LH, तो पहले से ही है, हम आगे वाले का लेंगे तो हो जाएगा LB प्लस में इसी तरीके से पीछे वाले एरिया का क्षेत्रफल लेंगे तो ये हो जाएगा LB। तो यहाँ हो गया 2BH प्लस में LH, तो यहाँ पे LB एक LB 2LB हो जाएगा। इसमें से भी अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, BH LH
प्लस में एल बी। और आप एनसीईआरटी बुक में फॉर्मूला देखोगे तो उसमें क्या है कि एल बी पहले लिखा है, तो आप इसे पहले भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एल बी प्लस बी एच प्लस में एल एच। अब आपने ये भी देखा होगा कि पीछे मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लिख रखा था, 2LH प्लस में BH। तो इसमें आप ये लिख लो या ये लिख लो, बात बराबर ही है, कोई गलत नहीं है इसमें। अब बात आती है अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, क्योंकि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, चाहे आप इसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, बात बराबर है। बट इसका क्या आता है, अलग से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। क्यों? क्योंकि इसका भी ऊपर वाला कुछ ना कुछ एरिया है, बट इसमें ना ऊपर है ना नीचे है। तो हम अगर ऊपर वाला जो ये एरिया है इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का। तो पहले से तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 2πr, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2πr²। अब उसके साथ साथ हमने ऊपर वाला भी जोड़ दिया, ऊपर कैसे शेप में है, वो वृत्त के शेप में है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, πr²। तो यहाँ पे 2πr² और 1πr², तो मतलब 2πr² और 1πr² कितना हो जाएगा, 3πr²। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, कॉमन लेके करना चाहते हो, तो कॉमन लेके भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 2πr² प्लस में πr², तो इसमें क्या किया, πr² इसमें भी, πr² इसमें भी है, तो हमने πr² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, साथ में गुणे में कुछ भी नहीं होता है, तो हम क्या ले लेते हैं, 1। तो ये 2 और 1 मिलकर क्या बन गया, 3, तो 3 हमने आगे लिख लिया, ये हो गया πr²। तो चाहे आप ऐसे डायरेक्ट जोड़ करके यहाँ पे ले लो या आप कॉमन लेके करोगे तभी भी बात बराबर ही आएगी। तो ये अब मैंने आपको इन सभी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सभी समझा दिया मैंने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें जो वो भी इन फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। धन्यवाद।